स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा चैप्टर यूनिट 2, और उसके फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। पहला ही एक फॉर्मूला है E/m की वैल्यू, डायरेक्ट भी पूछ सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन में, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, E/m की वैल्यू, ठीक है। बाकी E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज या फिर नॉर्मल चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो पता ही होगा आपको, और न्यूट्रल होता है न्यूट्रल, ठीक है। रिलेटिव चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 से कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन का -1 है और इसका +1 है और ये 0 है। इनके मास भी पता होने चाहिए आपको, 9.1 इंटू 10⁻31, 1.67 इंटू 10⁻27। और अब इन दोनों में से देखोगे ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हल्का सा कम है। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन है जो हैवी होता है, ओके। ये बात आपको यहाँ से पता लग रही होगी, दोनों के मास को कंपेयर करोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। AMU में इसका मास जो है 0.00054, 1.00727, 1.00867, ये भी आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ये काम आते हैं। इतने ज़्यादा तो काम नहीं आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे देता है, बट फिर भी याद होने चाहिए, ओके। उसके बाद में होता है किसी एटम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है, एलिमेंट को। फिर जेड आता है यहाँ एटॉमिक नंबर उसका, और ए आता है एटॉमिक मास नंबर। तो जेड क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो न्यूट्रल है तो, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक इसने अलग से ही फॉर्मूला निकाल दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, जेड माइनस चार्ज ऑन एटम। अब नेगेटिव है चार्ज, मान लो कि Na+ का चार्ज निकालना अपने को, तो Na कितने पे आता है, 11 पे, माइनस चार्ज कितना है 1, तो हो गए 10। मान लेते O-2, ऑक्सीजन में कितना आता है, ऑक्सीजन पे आता है 8 नंबर पे आता है, -2, तो कितना हो जाएगा 10 ये भी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड करते हैं। ए क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो, ठीक है। उसके बाद में ए होता है, तो अपन अगर न्यूट्रॉन अगर अपने को निकालना है, न्यूट्रॉन अलग से निकालना है, न्यूट्रॉन निकालेंगे अपन लोग, न्यूट्रॉन बराबर A-Z से, ओके, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना था। अगला आइसोटॉप, आप पढ़ते ही हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप होते हैं, एक ही एटम के आइसोटॉप का क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ए हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप तो बहुत फेमस होते हैं, कार्बन के भी आइसोटॉप हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग सारी गलती होती है, गलती से एक आध कभी सही हो जाए तो बढ़िया बात है। आइसो बार, अब देखो बार को अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो भार जैसी फीलिंग आती है, और भार अपन कहाँ उठा के रखते हैं, कंधे पे। तो जो कंधे पे चीज़ें हैं, मतलब ऊपर जो चीज़ें होती है वो सेम होती है, और कंधे पे क्या होती है, ए होता है, ए सेम होगा और जेड डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी सही कर लेता हूँ मैं, डिफरेंट, ठीक है। आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर वो सेम होता है, तो A-2Z। देखो प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने थे, A-Z, माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है ना, प्रोटॉन कितने होते हैं, Z, तो क्या हो गया, A-2Z सेम होता है, ओके। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। इसमें निकालोगे ना तो इसका भी आंसर होगा 11-5 इंटू 2 10, और 13-6 इंटू 2 तो 12, A-2Z सेम होगा। अगला आइसोटॉन्स, आइसोटॉन में न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन मतलब कि A-Z सेम होगा, ओके। आइसो स्टार में क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत बार आए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फाइंड भी कर लेते हो, ठीक है। और आइसो स्टार्स में ये फर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे, साथ में नंबर ऑफ एटम भी बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस एटम बराबर होते हैं। उसके बाद में अपन आते हैं सीरीज में, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन जो होती है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होती है, और बाकी सब होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम में। लाइमन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बामर विजिबल में होती है, बाकी तीनों इंफ्रारेड में होती है, ठीक है। बाकी तीनों कहाँ होती है, इंफ्रारेड में होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कौन सी किस रीजन में होती है। इनकी
देखो इनका N1 फिक्स होता है, 1 2 3 4 5, N2 फिर इसके बाद वाला नंबर होता है, 1 था तो ये 2 3, ये था 3 4 4 5 5 6 6 7 ऐसे। फिर अपने को कभी 1/λ का वैल्यू पूछेगा लाइमन सीरीज़ के लिए, बोल देगा इस वो लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ठीक है। तो लाइमन की पहली लाइन बोलेगा तो N1 तो फिक्स हो गया 1, N2 कितना होगा 2, ये पहली लाइन। मान लो लाइमन की तीसरी लाइन बोलता है तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ठीक है। ऐसे अपने को वैल्यूज़ रखनी होती है। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मान लेता हूँ आपसे पूछा है फोर्थ लाइन ऑफ बामर, तो N1 तो कितना हो गया, फिक्स है वो तो 2 हो गया। अब फोर्थ लाइन यानी कि 5 और यहाँ 6, तो N2 कितना हो जाएगा 6। अब उस फॉर्मूले में रखोगे आप और वेवलेंथ कैलकुलेट कर लोगे, N1² माइनस N2²। N बढ़ता है तो लैम्डा डिक्रीज होता है। ओके, कैसे होता है आगे बताऊंगा मैं आपको। तो N बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा, तो पहली लाइन जो होगी उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा, और लास्ट वाली लाइन जो कि इनफाइनाइट रखना पड़ेगा उसका लैम्डा मिनिमम होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही स्पेक्ट्रम दिखाया है। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना हो तो ये आनी चाहिए आपको, ये डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। मतलब आपको जितना भी बोले, मान लो कि मेरे को बोला है इलेक्ट्रॉन है, मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n=5 से n=4 में, या n=1 में जंप कर रहा है, तो मुझे कितनी लाइन निकलेगी और उसमें से अल्ट्रा वायलेट रीजन में कितनी है वो बताना मुझे, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पहले ड्रॉ करूँगा 5 लाइनें, 1 2 3 और ये 4 और ऊपर वाली 5 हो गई। 5 लाइनें ड्रॉ कर दी। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अब मुझे 5 लाइनें, तो मैं शुरू से यहाँ से शुरू करूँगा ऊपर से और पहली लाइन में लेके आऊँगा, फिर दूसरी लाइन से लाऊँगा, फिर तीसरी लाइन से लेके आऊँगा, फिर चौथी लाइन से लेके आया, ठीक है। फिर अब अगला, फिर इस पे लेके आऊँगा, 1 2 3, फिर इस पे लेके आऊँगा। ऐसे आपको ड्रॉ करना सीख जाना है, ठीक है। अब मैं इनके नाम दूंगा, तो ये क्या होगी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट। टोटल लाइनें कितनी ड्रॉ, अब यही बोलेगा n=5 से n=1 में आता है तो कितनी स्पेक्ट्रम में लाइन निकलेगी। तो एक तो इसका फॉर्मूला होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला होता है N2 - N1, लाइन का कितनी लाइन होगी, N2 - N1 1 + N2 - N1 अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो। ड्रॉ करने में ये फ़ायदा होगा कि पता लग जाएगा कौन सी लाइमन में है, कौन सी बामर में है, कौन सी पाशन में, कौन सी ब्रैकेट में, कौन सी फुड में। तो यहाँ कितनी लाइनें निकल रही हैं, 4 3 7, 7 और 3 10। कितनी लाइनें, 5 से 1 में जंप करेगा तो कितनी लाइनें निकलेगी, स्पेक्ट्रम लाइनें 10 लाइनें निकलेगी। कितना आ जाएगी आंसर, 10 लाइन। फॉर्मूले से भी करोगे तो यही आएगा। अब कभी कभी पूछेगा आपसे इसमें से कितनी इमिशन है और कितनी एब्जॉर्प्शन है। तो मैंने क्या बोला था, इमिशन में कौन कौन होता है, इमिशन में ऑल अदर आती है। एब्जॉर्प्शन में कौन सा आएगा, बोलता है अगर एब्जॉर्प्शन है तो लाइमन आता सिर्फ, तो 4 लाइनें आती है ये वाली, ठीक है। बोलता अल्ट्रावायलेट रीजन में इसमें से कितनी लाइटें हैं, कितनी हैं, तो अपन बोलते हैं लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट में। बोलता विजिबल में कितनी है, तो बामर विजिबल में होता है तो बोल देते 3 है। इंफ्रारेड में कितनी है, तो पासन और ब्रैकेट इंफ्रारेड में होती है तो अपन बोल देते 3 है। तो ऐसे ड्रॉ करके आपको आंसर निकाल देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, ड्रॉ करना भी सिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम याद रहना चाहिए, गामा, एक्स, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, एएम। ये अपन वैसे पढ़ेंगे अपन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स के फॉर्मूले का चैप्टर भी मैं साथ साथ बना रहा हूँ, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला तो वही है, E = σ T⁴ ग्राफ है। और टेम्परेचर में रिलेशन याद करना, NCERT का ये ग्राफ है, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में। और ये एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, क्या होती है, एक परफेक्ट बॉडी है। इसमें अंदर अगर एक हॉल होता है, अगर रेडिएशन अंदर घुस गया तो बार बार वो टकराता है और पूरा एब्जॉर्व हो जाता है, वापस कुछ भी बाहर नहीं निकलता, इमिशन 0 होता है, कंप्लीट 100% एब्जॉर्व कर लेता है उसको, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल आते हैं। पहला ऑफ बाउ का आता है, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। N+ रूल आता है। N+L पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं।
जिसकी एन, अब वो आता है 5s और 6p में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो जिसका n प्लस एल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर n प्लस एल बराबर हैं तो n देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, n प्लस एल रूल, n प्लस एल देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, अपन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो इनके तो मैं केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, इसके क्वेश्चन आने वाला, आज भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा और कल भी होगा और परसों में, 3 दिन में। तो इसमें अभी तक 70-80 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो 70-80 क्वेश्चन सारे 3 दिन में हो जाएंगे अपने, 3 दिन नहीं सॉरी 2 दिन में ही हो जाएंगे, ठीक है, सारे करवा दूंगा मैं। उसके बाद पॉली का एक्सक्लूजन, पॉली बोलता चारों क्वांटम नंबर, आप क्वांटम नंबर याद रख लो, पॉली और क्वांटम, पॉली का रिलेशन किससे था, क्वांटम से था, बस इतना याद रख लो। हुंड्स वाला वही था कि पहले, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन है तो बाद में पेयरिंग होगी, ठीक है। कौन सा, ये वाला रूल हुंड्स वाला था, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। और n प्लस एल रूल है ना, हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं होता है, नॉट फॉर हाइड्रोजन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, नॉट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 1s की एनर्जी, ठीक है, उसके बाद 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी। फिर थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि सही से आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए 1s की छोटी होगी, फिर 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, फिर 3s 3p और 3d इनकी एनर्जी बराबर होगी, फिर 4s की ज़्यादा होगी, 4p के बराबर होगी, ऐसे चलता जाएगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता है और ये पूछा हुआ भी है। उसके बाद में अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है। ये होता है वैसे, ये है डेल्टा x इंटू डेल्टा p का मल्टीप्लाई जो होता है ना, वो h/4 से बड़ा होता है। h/4 की वैल्यू अपन याद रख लेंगे, सीधी न्यूमेरिकल में काम लेंगे, 10⁻⁻34/2। इसके और भी फॉर्म होते हैं, एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इक्वल टू h/4, डेल्टा एंगुलर मोमेंटम और ये फेज एंगल में लिखेंगे तो h/4, डेल्टा L इंटू डेल्टा फाई, ये वाला आया हुआ भी है 2017 में, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, ये सब हो गए हैं। चलिए एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी Hc/h या Hc/λ होता है, या 12 का 400/λ एंगस्ट्रम में लेते तो एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और अगर जूल में चाहिए तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 आता है। और एनर्जी की एक वैल्यू और होती है -13.6/n², ठीक है। उसके बाद में ये आगे भी पढ़ेंगे, इनको ग्राफ को देख लेना, अगर माइंड में रहे तो अच्छी बात है। ये साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, उसमें और रेडियस में ग्राफ है। एनसीईआरटी का है, एक बार एनसीईआरटी ओपन करके इस ग्राफ को देखना जरूर इस बार, ठीक है, क्योंकि जेई में आ चुका है 2 बार। अब फिर आता है क्वांटम नंबर, पहली क्वांटम नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, एन से रिप्रेजेंट कराते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4, जैसे 1s हो गया, 2p हो गया, 4p हो गया, तो ये क्या है सब, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है, ये सब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर सेल में चाहिए तो 2n², सेल का नंबर चाहिए तो n², रेडियस क्या होती है 0.529 n²/z, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n², n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो मतलब n दिया है तो उससे आप क्या चीज़ पता लगा सकते हो, साइज के बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगला आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको लिखते हैं एल से। एल की वैल्यू जब भी क्वेश्चन आएगा बोलेगा कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, तो पहले आपको यही चेक करना है कि एन हमेशा एल से बड़ा होगा किसी में भी, ऑलवेज, ये आप याद रखेंगे। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, n-1 तक जाएगी, ऑलवेज, इसको सही से लिखता हूँ थोड़ा राइटिंग में जमा करके, एन हमेशा बड़ा होगा एल से, ये आपको काम आएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5। अब बोलेगे जी और एस क्या है, ये एसपीडीएफ की तरह ही है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, फिर भी याद रख लो, ओके। और एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट का फॉर्मूला होता है √L L+1 h/2π। एल की वैल्यू अगर आप एस के लिए 0 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी, पी के लिए 1 रखोगे तो √2h आएगी। ये नीट 2015 में पूछा हुआ भी है, 15 या 18 में पूछा हुआ है, ठीक है। बस रखना है और आंसर निकालना है, कोई बड़ी बात है नहीं। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस के लिए 0 होता है,
पी के लिए पी जेड के लिए 0 और पी एक्स और पी वाई के लिए ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। मतलब पी वाई के लिए अपन +1 भी बोल सकते हैं, -1 भी बोल सकते हैं, पी एक्स के लिए -1 भी बोल सकते हैं, +1 के भी बोल सकते हैं। और डी के लिए भी याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, डी जेड स्क्वायर का होता है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर ±½ होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इससे देते हैं। फिर नोड आते हैं, नोड होते हैं, एंगुलर नोड L होता है, रेडियल नोड n-L होता है और टोटल नोड पूछे तो n-1 होता है। ये भी एग्जाम में नीट में आया हुआ है आपका। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतने ही फॉर्मूले होते हैं। अब इन फॉर्मूलों से ही अब मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करिए आप। थैंक यू।